स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश कुमार और अपने चैनल पावर ऑफ साइंस पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा ये 5वां लेक्चर है। लेक्चर 4 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के दूसरे चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू किया था और उसमें कुछ हमने टॉपिक किए थे। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कुछ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लेक्चर में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले टॉपिक में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। सेकंड टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी डाइपोल की एक्सियल लाइन पे और थर्ड टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिरकार क्या होता है। Two equal and opposite charges separated by a very small distance constitute an electric dipole। यानी कि दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हों और वो दोनों आपस में एक दूसरे से एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हों, तो इसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, एक माइनस का चार्ज है माइनस क्यू और दूसरा एक प्लस का चार्ज है प्लस क्यू, और ये दोनों एक डिस्टेंस 2d के द्वारा सेपरेटेड है। यदि ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या बना रहे हैं? एक डाइपोल बना रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास डाइपोल के कौन कौन से हैं? जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है या क्लोरोफॉर्म है। तो ये सभी हमारे पास एग्जाम्पल है परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के। ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि इनके जो सेंटर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, वो एक दूसरे से नहीं मिलते। उनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन आ जाता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है। इस वजह से ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या बनाते हैं? डाइपोल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं वाटर के मॉलिक्यूल का। तो वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल बनता है 105 डिग्री का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है आपस में, तो ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करता है? जो शेयर्ड पेयर होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस वजह से ऑक्सीजन के एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के एटम के ऊपर क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका सेंटर और जो नेगेटिव चार्ज है उनका सेंटर, ये थोड़ा सा सेपरेशन आ जाता है उनके बीच में और ये क्या बनाता है? एक डाइपोल बना लेता है। नेक्स्ट टर्म इस टॉपिक में हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक्चुअल में हमें क्या बताता है? ये किसी भी मॉलिक्यूल की हमें पोलैरिटी बताता है कि दिया गया मॉलिक्यूल हमारे पास वो पोलर है या फिर वो नॉन पोलर है, और पोलर है तो वो कितना पोलर है। तो अमाउंट ऑफ पोलैरिटी निकालने के लिए हम जो ये टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर P के द्वारा, और ये किसके बराबर होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस या लेंथ ऑफ डाइपोल। यानी कि हम क्या करेंगे? किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उसको जो डाइपोल की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि Q into 2d, ये हमारे पास निकल जाएगी उसकी डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से प्लस वाले चार्ज की तरफ होती है। द यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं और जो डिस्टेंस है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, तो इसकी यूनिट बनी कूलम मीटर। एक बात और यहाँ ध्यान देने की है कि ये जो लेंथ है डाइपोल की, इसको हम कुछ बुक्स में 2a, कुछ बुक्स में 2d, आखिरकार हम ये 2 से मल्टीप्लाई करके ही क्यों ले रहे हैं? हम लेटर सिंगल लेटर कोई a या फिर d या x इस तरह से भी तो ले सकते थे। तो एक्चुअल में क्या है कि हम जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं डाइपोल के केस में, वो सभी के सभी डाइपोल के सेंटर से करते हैं। इसलिए अगर हम डाइपोल की लेंथ 2d ले रहे हैं तो जब इसके सेंटर से हम कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इसका हाफ पार्ट यानी इस तरफ हमारे पास लेफ्ट साइड में d रह जाएगा और राइट साइड में d रह जाएगा, जिससे कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे? थोड़ा इजी हो जाएंगी। और एक बात और यहाँ ध्यान देने की है कि ये जो डायरेक्शन है इसकी डाइपोल मूवमेंट की, ये माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की तरफ होती है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? वो होती है प्लस वाले चार्ज से माइनस वाले चार्ज की तरफ। यानी कि जो डाइपोल मूवमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस Q टू माइनस Q एंड
डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सियल लाइन ये क्या होती है या इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जैसा कि अगले टॉपिक में हमें इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसे कि ये एक डाइपोल है, इसमें दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू। तो इन दोनों चार्जेस को ये जो मिलाने वाली लाइन है, चाहे हम राइट साइड में आगे की तरफ बढ़ा दें इसको, चाहे लेफ्ट साइड में आगे की तरफ बढ़ा दें, तो ये जो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन होगी इसे हम इसकी एक्सियल लाइन कहते हैं। और इस डाइपोल का जो सेंटर है ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर बना दूं, 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ले लूं यहाँ पे सेंटर में, तो वो जो लाइन कहलाएगी वो इसकी इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी, चाहे वो लाइन ऊपर की तरफ हो चाहे वो लाइन नीचे की तरफ हो। तो अभी इस टॉपिक में हमें क्या करना है, इस डाइपोल की एक्सियल लाइन यानी कि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक डाइपोल है जिसमें एक चार्ज है माइनस क्यू जो ए पॉइंट के ऊपर है, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू जो बी पॉइंट पे है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2d जो लेंथ ऑफ डाइपोल है, और इसका सेंटर पॉइंट है O। इसके सेंटर पॉइंट O से r डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है P। ये जो P पॉइंट है ये कहां पर है, इस डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर ये पॉइंट है हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि इस डाइपोल की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे हम यहाँ पे, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। यानी दोनों चार्जेस की वजह से बारी बारी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकाल लेंगे, फिर हमें देखना है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट क्या आएगा, और उससे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा। अब सबसे पहले हम P पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं E1, जो किसकी वजह से है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। जबकि ये जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पे वो इनवर्ड होगा, यानी कि चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगी और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इनवर्ड होगी। तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू हम निकालते हैं कि क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल E1 किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सा है, क्यू है हमारे पास, अपॉन डिस्टेंस कितना है प्लस क्यू चार्ज से B से लेके P तक का डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, यानी कि BP डिस्टेंस का स्क्वायर, BP स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम से देखें तो ये जो BP है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो B से P तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमें पता है यहाँ पे जैसा क्लियरली डायग्राम में दिखाया गया है, O से लेके P तक का डिस्टेंस हमारे पास है R। इस OP में से अगर मैं O से लेके B तक का डिस्टेंस माइनस कर दूं तो बाकी क्या बचेगा, BP बचेगा। और O से B तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ टोटल जो लेंथ थी डाइपोल की वो 2d थी, तो हाफ लेंथ कितनी होगी उसकी, d होगी, यानी कि OP हमारे पास है R और O से लेके B तक हमारे पास है d। तो OP माइनस OB यानी कि R माइनस D वो हमारे पास आ जाएगा BP। तो BP की ये जो वैल्यू हमारे पास आई वो वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस D का स्क्वायर। और ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये किधर है, ये है अलोंग BP। BP यानी B से लेके P की तरफ, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में B से P की तरफ इसकी डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सेकंड अब हम निकालते हैं कि ये जो E2 है, E2 की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो E2 किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो वही है हमारे पास क्यू, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले रहे हैं ऊपर। यहाँ पे भी चार्ज अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड में हम प्लस या माइनस नहीं देखते, हम केवल उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमारे पास कितना है, क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितना है माइनस क्यू, और P पॉइंट के बीच में A से लेके P तक का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, AP का स्क्वायर।
विच इज इक्वल टू, अब यहां से हमारे पास AP की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी कि कितनी आ रही है। तो AP अगर हम डायग्राम से देखें तो A से लेके P तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसमें O से लेके P तक का तो R था, उसमें O से लेके A तक का डिस्टेंस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास R है और O से A तक का डिस्टेंस हमारा है D, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस D। तो यहाँ पे AP स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ गया, R प्लस D का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर देखें तो वो क्या है, अलोंग PA, यानी P से लेके A की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि जो E1 है और E2 है इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा है। अब क्लियरली अगर हम यहाँ ध्यान से डायग्राम में देखें तो P पॉइंट B पॉइंट के ज्यादा नजदीक है और A पॉइंट P से दूर है, यानी माइनस का चार्ज P पॉइंट से दूर है और प्लस का चार्ज उसके पास में है। तो जो चार्ज ज्यादा पास में होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। इसीलिए यहाँ पे जो E1 है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो एरो है इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है और जो E2 है उसके एरो के निशान को हमने थोड़ा सा छोटा बनाया है। ये क्या दर्शा रहा है कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, E2 का मैग्नीट्यूड क्या है उसके कंपेयर में कम है। तो नेट टोटल इफेक्ट इसका क्या होगा, जो ज्यादा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी की डायरेक्शन में आएगा। और वो कैसे निकालेंगे हम, E1 माइनस E2 करके निकालेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर होगा, जो E1 है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें माइनस करना पड़ेगा, वो इसका नेट इफेक्ट आएगा। तो हम दोनों की वैल्यूज E1 और E2 के आगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, ये इक्वेशन आगे जो आगे दिखा रखी है इस इक्वेशन में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। और पहले वाले में हमारे पास बचेगा 1 बाय R माइनस D का स्क्वायर, दूसरे वाले में बचेगा 1 बाय R प्लस D का स्क्वायर। और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, अलोंग BP, B से P की तरफ, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा जाता था, E1 वाला ज्यादा था, तो इफेक्ट भी उसी का ज्यादा होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हमारा उसी की डायरेक्शन में होगा, यानी यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रहेगा। अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में एलसीएम लेंगे यहाँ पे, और एलसीएम लेने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब यदि हम यहाँ पे ये मान लें कि ये जो लेंथ ऑफ डाइपोल है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द डाइपोल, यानी कि जो D है हमारा वो R से बहुत ज्यादा छोटा है। उस केस में क्या होगा, ये जो D है इस इक्वेशन में ये R के कंपेयर में बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको निगलेक्ट करते हैं यहाँ से, यानी कि इसकी वैल्यू को अगर हम 0 कर देते हैं तो हमारे पास नीचे यहाँ इक्वेशन में क्या बचेगा, R स्क्वायर की पावर 2, यानी कि R की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ एक ऊपर R था एक और नीचे 4 टाइम्स R है, तो एक R यहाँ से कैंसिल होता है, नीचे बचता है हमारे पास R क्यूब। अब इस इक्वेशन को अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो ऊपर हमारे पास आता है Q इंटू 4D। हम ये 4D को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2D करके। तो जो 2D और Q होगा, Q इंटू 2D, वो हमारा बन जाएगा P और साथ में उसके आ जाएगा 2, क्योंकि ये जो Q इंटू 2D है वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है। और डायरेक्शन इसकी किधर होगी, अलोंग BP। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, अलोंग BP। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा और जो डाइपोल मूवमेंट है दोनों की डायरेक्शन क्या आई, सेम डायरेक्शन आई। हमारी डाइपोल मूवमेंट किधर थी, ये डायग्राम में अगर हम देखें माइनस Q से प्लस Q की डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होगी, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। और यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसकी डायरेक्शन भी किधर आई, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में आई, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई। तो यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट इनकी डायरेक्शन क्या रहती है, यहाँ पे सेम रहती है। स्टूडेंट्स, एक चीज और यहाँ ध्यान देने की है कि हमारे पास एक इक्वेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये पहले वाली आई और एक इक्वेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दूसरी आई। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज कहाँ पे हम करेंगे, तो जब भी हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इन इक्वेशन का यूज करेंगे तो हम सबसे पहले जो डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे उसमें ये देखेंगे कि डाइपोल की लेंथ जो डिस्टेंस R ये दिया हुआ है उसके कंपेयर में कितनी है।
यदि ये जो डिस्टेंस है इसके कंपेयर में डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी हो, नेग्लिजिबल हो, तो उस केस में हम ये सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। परंतु यदि अगर ये जो d है r के कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटा ना हो, ये उसके कंपेयर का हो, तो उस केस में हम ये पहले इक्वेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, डाइपोल के सेंटर के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। तो अब हमारे पास डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, उसके ऊपर हमें क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल की वजह से। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू दो पॉइंट्स ए और बी के ऊपर सिचुएटेड हैं। इस डाइपोल की जो टोटल लेंथ है वो 2d है और हाफ लेंथ कितनी होगी इसकी d। O इसका सेंटर पॉइंट है। हम क्या करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन होगी इसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी, ये ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पे P, इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन दोनों चार्जेस की वजह से, यानी कि टोटल डाइपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले चार्ज की वजह से किस तरफ होगा, BP को मिलाने वाली ये जो लाइन है इस पे होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। तो प्लस वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन किधर आई, P से M की तरफ आई। यहीं पे माइनस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, वो होगा चार्ज की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी नेगेटिव चार्ज की वजह से वो आएगी P से N की तरफ। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो P पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से इसके वो कितना है, R है। तो इस कंडीशन में अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, ठीक वैसे ही जैसे कि एक्सियल लाइन वाले केस में हमने किया था कि प्लस वाले चार्ज की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया P पॉइंट पे, फिर माइनस वाले चार्ज की वजह से निकाल लिया और फिर हमने उनका रिजल्टेंट लिया। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन हमें करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लस वाले चार्ज की वजह से P पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर हम निकाल लेंगे माइनस वाले चार्ज की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जो कितना है E1, और E1 किसके बराबर आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहाँ से प्लस वाले चार्ज से लेके पॉइंट B तक का, B से लेके P यानी BP, तो BP का स्क्वायर ये हमारे पास डिवाइड में आ गया। और डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, अलोंग BP यानी B से P पॉइंट की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। अब ये जो BP है हमारे पास, BP की वैल्यू हम इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं OPB एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू हमारे पास R है, इसका बेस हमारे पास है D। तो हाइपोटेन्यूज इसका कितना आएगा, R का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास BP की वैल्यू निकल जाती है। तो ये जो BP की वैल्यू आई ये हम इस इक्वेशन में रखेंगे BP स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पे BP की वैल्यू रखेंगे, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके हमारे पास इक्वेशन बची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी किधर अलोंग BP। इसके बाद नेक्स्ट हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यू निकालें तो वो भी सिमिलर इसी तरह से निकलेगी। और E2 का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा Q और डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है AP, तो नीचे आ गया AP का स्क्वायर। और AP की वैल्यू भी, क्योंकि APO ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें AP की वैल्यू भी सिमिलर वही चीज आएगी, R का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो ये जो AP की वैल्यू आई है ये फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और हमारे पास बचेगा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर यहाँ नीचे की तरफ। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होगी इसकी, डायरेक्शन है अलोंग PA यानी P से A की तरफ। अब अगर ध्यान से हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो दोनों इक्वेशन में जो वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन में भी यही आई है, मतलब दोनों इक्वेशंस सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है E1 और E2 ये दोनों क्या है, इक्वल हैं।
अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को अगर यहीं पे हम डायग्राम में और चीजें ड्रॉ करें तो थोड़ी सी हौच पौच मच जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये जो पार्ट है इसका डायग्राम का, इसको बाहर की तरफ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ करना क्या है हमें, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2, हमें इनको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो एंगल के साथ में इधर जो कंपोनेंट हमारा आएगा P से R की तरफ, ये कंपोनेंट इसका आएगा E1 cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका आएगा वो आएगा E1 sin थीटा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया इसका E1 sin थीटा। सिमिलरली अगर हम E2 को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट यानी कि PR की तरफ जो कंपोनेंट है वो होगा इसका E2 cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो होगा E2 sin थीटा। अब अगर इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेशन में भी किया है, E1 और E2 की वैल्यू तो सेम है। तो इसका मतलब ये जो E1 sin थीटा है या E2 sin थीटा है, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, पर यहाँ डायरेक्शन इन दोनों की क्या है, अपोजिट, और दोनों एक ही पॉइंट पे सेम लाइन ऑफ एक्शन है इनका। तो क्या होंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सेम वैल्यू है इनकी और डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक ही पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और अगर हम दूसरे कंपोनेंट देखें E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होंगे, ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इनकी वजह से हमें मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि E1 sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए, केवल ये जो cos थीटा वाले कंपोनेंट है ये ऐड अप होंगे और ये हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E हमारे पास आएगा वो किसके बराबर आएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। परंतु E1 और E2 तो बराबर हैं, तो मतलब यहाँ E2 cos थीटा को मैं E1 cos थीटा लिख सकता हूँ। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा क्या आ जाएगा, 2E1 cos थीटा। ऑल्सो E1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, यहाँ निकाली थी इक्वेशन में हमने, ये ब्लू कलर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये जो E1 की वैल्यू आई है, ये वैल्यू हम यहाँ पे E1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 की जगह ये वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इनटू साथ में हमारे पास बचा 2 cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, वो फिर से हम यहाँ चलते हैं डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें, चाहे तो ट्रायंगल OPB ले लें, चाहे ट्रायंगल OPA ले लें, दोनों ट्रायंगल से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितनी वैल्यू आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है D और हाइपोटेन्यूज कितना है √R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, D बाय √R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये cos थीटा की वैल्यू जो है ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर से इस इक्वेशन में cos थीटा की जगह। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला जो पार्ट है तो एज इट इज, सेकंड पार्ट में यहाँ 2 cos थीटा था तो cos थीटा की जगह वैल्यू आ गई D बाय √R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहाँ हमने इसको रूट को पावर 1/2 करके लिख दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास R प्लस D स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, और सेकंड वाले में जो मल्टीप्लाई में इसके साथ में यहाँ पावर इसकी 1/2 है, 1 प्लस 1/2 पावर करेंगे तो कितनी हो जाएगी पावर 3/2। तो नीचे हमारे पास हो गया R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर 3/2। ऊपर की तरफ अगर देखें तो वहां हमारे पास है Q इंटू 2D, और Q इंटू 2D हमारे पास किसके बराबर होता है, P के बराबर, यानी कि डाइपोल मूवमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह रखेंगे P। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन निकल गई। ऑल्सो एक स्पेशल केस है कि अगर D की वैल्यू जो है वेरी वेरी स्मॉल हो एज कम्पेयर टू R, यानी कि जो लेंथ ऑफ डाइपोल है इस डिस्टेंस R के कंपेयर में जो D की वैल्यू है बहुत स्मॉल हो, तो उस केस में D नेग्लिजिबल हो जाएगा। और D को अगर मैं यहाँ पे नेग्लिजिबल यानी कि 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन में क्या बचेगा, R स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 से 2 ये कैंसिल होके R की पावर कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन बचती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R क्यूब। तो सिमिलरली यहाँ पे दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। न्यूमेरिकल पर्पस में जब भी हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि डाइपोल की लेंथ डिस्टेंस के कंपेयर में क्या है। अगर बहुत ज्यादा छोटी है तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, और अगर वो उसके कंपेयर में हो, D और R कंपेयर में हो, तब हम यूज करेंगे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन। ऑल्सो यहाँ पे जो डायरेक्शन है E की वो किस डायरेक्शन में है, तो अगर डायग्राम में हम देखें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर आई है, P से R की तरफ आई है, P से R की तरफ आई है। जबकि जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, -Q वाले चार्ज से +Q वाली डायरेक्शन में।
माइनस क्यू से प्लस वाली डायरेक्शन में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस केस में वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट आया, ठीक है उसके पैरेलल में। ये हमारे पास है माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में पी वेक्टर, और जो ई वेक्टर आया वो हमारा आया पी से आर की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।